myself Mohit Bansal, Biology and Medicine videos by Sphere Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज प्रेगनेंसी. अभी तक हमने इम्प्लांटेशन तक चीज़ें देख ली हैं. इम्प्लांटेशन में हमने क्या देखा कि हमारा 32 सेल मास जोना हैच होने के बाद यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर डीपली बरेड हो जाता है. इस दौरान उसमें खास तरीके की वेलाइज बनती है, नाम था कोरियोनिक वेलाई, जिनके थ्रू वो नरिशमेंट सकअप करता है और उसमें फर्दर डिविजन्स होती हैं. अब हम इसके बाद का इवेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रेगनेंसी. इम्प्लांटेशन के बाद नेक्स्ट इवेंट हमारे पास होता है एग्जीक्यूट, दैट इज प्रेगनेंसी. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो प्रेगनेंसी हमारे पास क्या है? इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी. जैसे ही वो 32 सेल मास यूट्रस की लेयर के साथ इम्प्लांट हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी. तो इट इज द टाइम फ्रॉम कंसेप्शन टिल द चाइल्ड बर्थ. कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी क्या है? इम्प्लांटेशन होने से लेके बर्थ होने तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी. इसे गेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है. इसकी टोटल ड्यूरेशन ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज रहती है. आजकल डॉक्टर 11 डेज का कॉन्सेप्ट चलाने लगे हैं, लेकिन इन जनरल हमारे पास इतने टाइम में फीटस फुली मैच्योर होकर रेडी हो जाता है. ये टर्म हमने पहले भी डिस्कस की है पिछले वीडियो लेक्चर में, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अगर हमारे पास जोना पहले ही हैच हो जाए तो जो 32 सेल मास है वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता है. ऐसे केस में 3rd मंथ आते आते फेलोपियन ट्यूब भी बर्स्ट कर जाती है और वो जो हमारे पास इम्प्लांटेड मास था वो भी हमारे पास डीजनरेट हो जाता है. ऐसे केस में रेयर ही सर्वाइवल होता है. और अगर ट्यूब्स के अंदर इम्प्लांटेशन हुई है तो उसे ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है. प्रेगनेंसी कैसे इंडिकेट होगी? हमारे पास इंडिकेट होगी एक खास हार्मोन से, नाम है उसका HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ये हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप के अंदर चेक किया जाता है. अगर प्रेगनेंसी हुई है तो प्लेसेंटा जरूर बनेगा. अगर प्लेसेंटा बना है तो उसमें से HCG जरूर प्रोड्यूस होगा. अगर HCG प्रोड्यूस हुआ है तो इसका अमाउंट ब्लड में डेफिनेटली आएगा. अगर ब्लड में HCG का अमाउंट है तो वो आपके यूरिन के अंदर भी आएगा फिल्टरेशन के बाद. तो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप में जनरली क्या किया जाता है? हमारे पास टेस्ट स्ट्रिप होती है, उसकी एक साइड में हमारे पास होल होता है जिसमें आपको यूरिन की 3 से 4 ड्रॉप्स पुट अप करनी होती है. अगर हमारे पास प्रेगनेंसी नेगेटिव हो तो सिर्फ एक लाइन आती है, एक डार्क रेड कलर की या पिंक कलर की लाइन आती है. अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होनी हो, इस केस में प्रेगनेंसी नेगेटिव है जब हमारे पास सिंगल लाइन आए. अगर यही लाइन डबल आ जाए डार्क या फेंट कलर के अंदर, तो डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारे पास प्रेगनेंसी पॉजिटिव को. एक्चुअल में यहाँ पे केमिकल्स डाले गए होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं किस हार्मोन के लिए? HCG. और आपको मैंने बताया HCG प्लेसेंटा से आता है. अगर प्रेगनेंसी हुई तो प्लेसेंटा जरूर बनेगा. अगर प्लेसेंटा बना तो HCG भी जरूर आएगा और इसका अमाउंट फीमेल के यूरिन के अंदर जरूर होगा. तो यूरिन के थ्रू टेस्ट स्ट्रिप्स में हम चेकआउट कर पाते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या प्रेगनेंसी नेगेटिव है. ओके, तो ये था हमारे पास प्रेगनेंसी का केस. मैं आगे डेवलपमेंट की स्टेजेस की तरफ बात करता हूं. ब्लास्टूला के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज गेस्ट्रूला. इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला टू द गेस्ट्रूला, या आप प्रिसाइजली लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू गेस्ट्रूला. इसमें होता क्या है? हमारे पास ये जो 32 सेल मास है इसमें सेल्स रीअरेंज होती हैं, मूवमेंट करती हैं. ऐसी मूवमेंट को खास नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एज मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. हमारे पास सेल्स मूव करती हैं और इनकी मूवमेंट से रीअरेंजमेंट होता है सेल का, और क्या बनती है? हमारे पास बनती है जर्म लेयर्स. हमारे पास एनिमल्स के अंदर 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. जिन ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक्टो और एंडो होती है, उन्हें डिप्लोब्लास्ट कहा जाता है.
और हमारे पास ह्यूमंस या हायर एनिमल्स के अंदर तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजो। तो इन्हें ट्रिप्लोब्लास्ट कहा जाता है। इन तीन जर्म लेयर का काम क्या है? ये तीन जर्म लेयर से सारे के सारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनते हैं। तो अगर मुझे ऑर्गन बनवाने हैं फीटस के अंदर, यानी कि मुझे ऑर्गेनोजेनेसिस करवाना है, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? मुझे ये जो जर्म लेयर है इन्हें बनवाना जरूरी है। तो ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनवाना जरूरी है। गैस्ट्रूला तभी बनेगा जब तीन जर्म लेयर बन जाएंगी, और ये तीन जर्म लेयर आगे जाके ऑर्गन बनाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेल से हमारे पास जर्म लेयर्स बनती हैं। 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड। अब हमारे पास ये जो इनर सेल मास है, ये किस तरीके से सेल्स को रीअरेंज करता है, हम जरा वो चेकआउट कर लेते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं चीजें रिप्रेजेंट करता जाऊंगा, जरा चेकआउट करते जाइएगा। यहां पे लिखा है इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स इनटू 2 टाइप्स ऑफ लेयर्स, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो जरा देख लेते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है इनर सेल मास। यहां पे एक कैविटी है, कैविटी का नाम क्या था? शायद आपको याद होगा, ब्लास्टोसील। और बाहर मैंने फ्लैट सेल्स बताई थी, इनका नाम था ट्रोपोब्लास्ट। तो सबसे पहले मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है, सेल्स अरेंज होती हैं एज अपर लॉन्जिट्यूडनल सेल्स, जिन्हें नाम दिया जाता है एपीब्लास्ट। और नीचे हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टली प्लेस सेल्स होती हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है हाइपोब्लास्ट। ये इनर सेल मास की डिफरेंशिएशन है। आपके पास अभी भी ट्रोपोब्लास्ट वैसे ही पड़ी है, ब्लास्ट, और हमारे पास ब्लास्टोसील भी वैसे ही पड़ा है। ओके, उसके बाद में हमारे पास थर्ड स्टेज के अंदर क्या खास होता है, मैं यहां से यार इधर की तरफ ले जाता हूं। लाइन लिखी थी, इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, और दोनों कुल मिला के क्या बनाते हैं? एम्ब्रियोनल डिस्क। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम क्या हुआ? एम्ब्रियोनल डिस्क हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा है द एपीब्लास्ट डिफरेंशिएट्स इनटू एमनियोटिक कैविटी, द सेल्स आर कॉल्ड एमनियोसाइट्स, दे प्रोड्यूस एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहां पे क्या हुआ? हमारे पास ये जो एपीब्लास्ट की सेल्स हैं, ये रही, ये खुद को डिफरेंशिएट कराती हैं और एक रिंग सी बना लेती हैं। ये जो ऊपर सेल्स पड़ी हैं, इनका नाम है एमनियोजेनिक सेल्स या एमनियोटिक सेल्स। ओके, एमनियोसाइट्स भी कहा जाता है। इसे अभी भी एपीब्लास्ट ही कहा जाएगा, एपीब्लास्ट। ओके, ये कुछ इस तरीके से होगा, इसे अभी भी एपीब्लास्ट ही कहा जाएगा। और नीचे मेरे पास सेल्स हैं, जिन्हें नाम क्या दिया था हमने? हाइपोब्लास्ट। ओके, और यहां पे बीच में एक कैविटी क्रिएट हुई है। कैविटी का नाम क्या है? द नेम ऑफ द कैविटी इज एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। ओके, फोर्थ डायग्राम के अंदर हम जरा चेकआउट करते हैं। हमारी ये कैविटी काफी अच्छी बन के रेडी हो गई है, तो मैं इसे लेबलिंग दूंगा फिर से, एमनियोटिक कैविटी। ओके, यहां पे हमारे पास खास सेल्स हैं, मैंने नाम बताया था एमनियोजेनिक सेल्स या एमनियोटिक सेल्स, जिन्होंने अंदर लिक्विड सिक्रीट किया था पर्टिकुलरली, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। खास क्या हुआ? हाइपोब्लास्ट ने खुद को डिफरेंशिएट करके एक इनर रिंग बना ली। ब्लास्टोसील के अंदर इसने ट्रोपोब्लास्ट के साथ जाते जाते यहाँ पे एक रिंग क्रिएट कर दी, और यहाँ पे एक खास तरीके का स्ट्रक्चर बना, जिसे हम नाम देते हैं प्राइमरी यॉर्क सैक। तो प्राइमरी यॉर्क सैक किसने बनाया? हमारे पास इन सेल्स ने बनाया, और हमारे पास इन सेल्स का नाम क्या है? हाइपोब्लास्ट की सेल है। ओके, तो एपीब्लास्ट डिफरेंशिएट्स एज amniotic cavity. The cells are called as amniocyte. They produce amniotic fluid. उसके बाद में hypoblast differentiate as they form a line spread inside the blastocele. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसने ब्लास्टोसील के साथ साथ लाइनिंग बना ली है,
अगला, अ यॉर्क सैक इज फॉर्म्ड एंड इज साइज रिड्यूसेस ग्रेजुअली। वजह, ये फ्लैट सेल्स होती हैं, बाद में अपना नेचर क्यूबॉइडल कर देती हैं। सेल्स का साइज इंक्रीज होगा, अगर सेल का साइज इंक्रीज होगा तो ये प्राइमरी यॉर्क सैक है, इसका साइज रिड्यूस होता जाएगा। ओके, तो यहां पे एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी एंड यॉर्क की फॉर्मेशन हमने समझ लिया इन 4 डायग्राम्स के अंदर। ये जो 4 डायग्राम है इसमें हमने एमनियोटिक कैविटी प्लस एपीब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट प्लस यॉर्क सैक फॉर्मेशन, इन 4 चीजों की फॉर्मेशन चेकआउट कर लिया। ओके, इसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास ये जर्म लेयर्स कैसे बनती हैं। तो यहां पे हमारे पास एपीब्लास्ट की सेल्स डिफरेंशिएट होके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं एक्टोडर्म। हाँ, नो डाउट एपीब्लास्ट की सेल जो ऊपर की तरफ डिफरेंशिएट हुई थी, उन्होंने क्या बना लिया था, उन्होंने एमनियोसाइट्स बना लिए थे, जिसने अंदर की तरफ एमनियोटिक कैविटी बना दिया था, एमनियोटिक कैविटी। और इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है, इस कंप्लीट मेम्ब्रेन का नाम है एमनियन। एमनियन लेयर है जो कि एमनियोटिक कैविटी बनाती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो यहां पे ये जो नीचे सेल्स थी, यहां पे भी आपको दिखाई दे रही हैं, ये खुद को डिफरेंशिएट करती हैं और क्या बना लेती हैं, पहली जर्म लेयर यानी कि एक्टोडर्म। ऐसा ही केस नीचे हुआ है, नीचे हमारे पास ये जो सेल्स रही, ये खुद को डिफरेंशिएट करती हैं और क्या बना लेती हैं, ये बना लेती हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्टोडर्म के बीच में एक डिप्रेशन सा बना हुआ है यहाँ पे। इस डिप्रेशन से कुछ सेल्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करती हैं और यहाँ पे एक खास तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, ये रही जहां पे ये डिप्रेशन आया है, जिसे नाम दिया जाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। आपको नाम थोड़े से नए लग सकते हैं, जरा ध्यान से सुनते जाइएगा जी। एपीब्लास्ट की सेल्स यानी एक्टोडर्म की सेल्स ने क्या किया, यहां पे एक डिप्रेशन बनाया, डिप्रेशन का नाम क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक। यहां से कुछ सेल्स लीव करती है और सेंटर में आ जाती हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से। और ये जो नई सेल्स आई हैं, ये हमारे पास क्या है, दीज आर मूविंग मीजोडर्म सेल्स। तो हमारे पास थर्ड जर्म लेयर भी आनी शुरू हो गई, मूविंग मीजोडर्म सेल्स। ओके, अब आगे लास्ट डायग्राम के अंदर देखते हैं। यहां पे मेरे पास एमनियन बन के रेडी हो गया है। यहां पे नीचे मैंने पहले ही बता दिया था, ये रहा, ये मेरे पास क्या बना है, ये मेरे पास यॉर्क सैक बन के रेडी हुआ है। ओके, यॉर्क सैक के अलावा नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास ये जो लेयर है ये एंडोडर्म है, ये जो ऊपर लेयर है ये मेरे पास एक्टोडर्म है, और बीच में जो है मेरे पास ये क्या बनी है, ये मीजोडर्म बनी है। इस तरीके से मीजोडर्म बनेगी, ये आगे जाके तीनों जर्म लेयर अपने अपने ऑर्गन्स फॉर्म करना स्टार्ट करेंगी। ओके, तो इन 3 डायग्राम को जरा ध्यान में देख लीजिए, इसके बाद मैं इसकी पिक भी जब लेक्चर खत्म होगा पोस्ट कर दूंगा। ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ में आए। तो जरा देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। हाइपोब्लास्ट डिफरेंशिएट्स एज अ लाइन स्प्रेड अलोंग द ब्लास्टोसील, से यॉर्क सैक बना था और जिसका साइज रिड्यूस हुआ था, वजह फ्लैट सेल्स क्यूबॉइडल नेचर की हुई थी। अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, अ प्रिमिटिव स्ट्रीक इज फॉर्म्ड, जिसका काम क्या है, ये मीजोडर्म बनाता है। एपीब्लास्टिक सेल डिफरेंशिएट होकर एक्टोडर्म बना लेंगी, हाइपोब्लास्टिक सेल डिफरेंशिएट होकर एंडोडर्म बना लेंगी। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या करेगी, वो सेल्स को मूव आउट करा देगी और उससे क्या बन जाएगा, उससे मीजोडर्म बन जाएगा। ओके, तो मेरी 3 लेयर बन गई। अब मैं जरा चेकआउट करता हूं इन 3 जर्म लेयर का काम क्या होगा। यहां पे चेकआउट करते हैं। यहां पे एक चार्ट बना हुआ है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यूज के अंदर। सीबीएसई थ्योरी के अंदर ऐसा सच इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट अप होता है, तो जरा चेकआउट कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें बनी। एक्टोडर्म से आपकी आउटर मोस्ट लाइनिंग यानी कि स्किन की एपिडर्मिस बनती है। आपकी एपिडर्मिस के बीच में जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, टच की परसेप्शन जो देते हैं, वो बिल्डअप होंगे। आपकी आई का कॉर्निया एंड लेंस भी एक्टोडर्म से बनता है। आपका नर्वस सिस्टम और एड्रीनल ग्लैंड का मिडल पोर्शन यानी कि एड्रीनल मेड्यूला एक्टोडर्म से बनता है, ये इंपॉर्टेंट है।
एड्रीनल मेड्यूला। उसके बाद में नेक्स्ट है मीजोडम। मीजोडम से नोटोकॉर्ड बनती है, इसी वजह से हम कॉर्डेट कैटेगरी के अंदर आते हैं। नोटोकॉर्ड आगे जाके डिफरेंशिएट होके वर्टेब्रल कॉलम बनाएगी। स्केलेटल सिस्टम बनता है, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, जर्म सेल नहीं बनते हैं। ओके, जर्म सेल्स का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। और हमारे पास डर्मिस ऑफ द स्किन बनती है, यानी एपिडर्म के नीचे वाली लेयर, और एड्रीनल कॉर्टेक्स बनता है। एंडोडर्म से क्या खास चीजें बनती हैं? इससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग बनती है। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर की इनर लाइनिंग बनती है। इससे ग्लैंड्स बनते हैं, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, थाइमस हो गया, थायराइड एंड पैराथायराइड हो गया। तो पिछले में इंपॉर्टेंट क्या था? एड्रीनल कॉर्टेक्स और सारे के सारे सिस्टम। एक्चुअल में मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बनता है, और कनेक्टिव टिश्यू में ही सारे बोन, मसल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो सारी की सारी चीजें मीजोडर्म से ही एसोसिएटेड है। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा एमसीक्यूज में, कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्म से बनता है और मेड्यूला पोर्शन एक्टोडर्म से बनता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर हमारे पास 4 पर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स बनती हैं। मैं इन चारों का नाम आपको डिफाइन कर देता हूं। फर्स्ट लेयर इज कॉरियन, सेकेंड इज एमनियन, थर्ड इज एलेंटोइस एंड फोर्थ वन इज यॉर्क सैक। ओके, तो ये चारों मेम्ब्रेन्स का अगर मैं कंपेयर करूं, पहले मैं आपको एक समझा देता हूं कॉन्सेप्ट, इससे आपको ये चारों लेयर्स याद रखने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो कॉरियन है, अगर मैं बर्ड का एग लूं, अब बर्ड के एग और ह्यूमन के एग में क्या डिफरेंस होता है? बर्ड के एग के अंदर आपने देखा होगा कि कैल्शियम का शेल होता है, हमारे एग के ऊपर जो फीमेल का एग होता है एज सच कोई शेल नहीं होता है। तो बर्ड के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड का कोई केस नहीं होता है। बर्ड के एग जब ले डाउन कर दिए जाते हैं, उनका मदर से कनेक्शन टूट जाता है। ओके, तो उस बर्ड के एग के अंदर ही सारी की सारी फॉर्मुलेशन होगी, गैसियस एक्सचेंज के लिए भी, वेस्ट के लिए भी, नरिशमेंट के लिए भी। तो इन सारी चीजों का ख्याल बर्ड के एग को खुद रखना पड़ता है। तो बर्ड के एग के अंदर पहले से ही सारी की सारी चीजें रेडी अप कर दी जाती हैं। तो ये चारों चीजें एक बर्ड के एग के अंदर भी आपको मिलेंगी। पहली चीज है कॉरियन, सेकंड है एमनियन, थर्ड है एलेंटोइस एंड फोर्थ वन इज यॉर्क सैक। तो कॉरियन क्या काम करता है? बर्ड के एग के अंदर कभी आपने उस एग को ब्रेकआउट किया हो तो आपको पता चलेगा शेल के बिल्कुल साथ साथ एक बहुत पतली मेम्ब्रेनस की लेयर होती है जो बिल्कुल फर्मली अटैच होती है। वो कौन सी लेयर होती है? कॉरियन। अब वो शेल के साथ बिल्कुल अटैच है, तो उसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन एक काम हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या है? गैसियस एक्सचेंज करना। बर्ड के एग के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कॉरियन क्या करती है? उन पोर के जो टच में एयर होती है उसका एक्सचेंज कराती है बिटवीन एम्ब्रियो एंड आउटसाइड बर्ड। दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉरियन। उसके बाद आता है एमनियन। ये क्यों बनाया गया पहले ये समझ लेते हैं। हमारे पास नेचर ने एम्ब्रियोज को इस हिसाब से डिजाइन किया था कि जब एक एम्ब्रियो डेवलप होगा उसके अराउंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट जरूर होना चाहिए। अब ये चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है? अगर आप फिशेस के एग्स देखें तो वो पानी के अंदर ही होते हैं, तो उनके अंदर ये एमनियन बनने की जरूरत नहीं होती है। वो डायरेक्टली सारा का सारा जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है नेचुरली उसके अराउंड, क्योंकि अंडे पानी के अंदर हैं तो नेचुरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट एम्ब्रियो को मिल रहा है। अब आप फ्रॉग्स का केस देखिए, एम्फीबिया का केस। एम्फीबिया के केस में क्या है? वो खुद तो जमीन पे रहते हैं लेकिन उनके एग पानी के अंदर होते हैं, कारण एम्ब्रियो को एक्वेटिक एनवायरनमेंट मिलेगा। अब प्रॉब्लम किस केस में आएगी? रेप्टाइल के केस में आएगी। रेप्टाइल का जो एग ले किया जाएगा वो टेरेस्ट्रियल सिस्टम में किया जाएगा। अब टेरेस्ट्रियल सिस्टम में एग अगर ले किया जा रहा है तो एम्ब्रियो को अपने आसपास एक्वाटिक एनवायरनमेंट कहां से मिलेगा? तो इस चीज को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास क्या ओरिजिनेट हुआ? एमनियन। एमनियन एक कैविटी बनाती है जिसमें लिक्विड होता है। लिक्विड का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी के अंदर एम्ब्रियो सस्पेंडेड पड़ा रहता है। अब उस लिक्विड के कारण एम्ब्रियो को एक्वाटिक एनवायरनमेंट मिलता है। ये सबसे पहले रेप्टाइल्स में आई थी, उसके बाद बर्ड्स में भी यही सिस्टम रहा, और हमारे ह्यूमंस में भी यही सिस्टम बना। तो एमनियन क्या करता है? ये एम्ब्रियो को सराउंड करता है और उसे एक्वाटिक
एनवायरनमेंट देता है। यहाँ पे भी यही मेंशन्ड है, लेकिन अभी मैं बर्ड का केस डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं थर्ड केस पे जाता हूँ, एलेंटॉइस। अब ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। उस अम्बिलिकल कॉर्ड का बेनिफिट क्या है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, वेस्ट एक्सचेंज, ये सारी चीजें करना। तो एक बर्ड के अंदर एलेंटॉइस क्या करेगा, बर्ड के अंदर एलेंटॉइस बिल्कुल डस्टबिन का काम करता है। जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट आता है वो सारा का सारा एलेंटॉइस में डाल दिया जाता है। चौथी चीज क्या है हमारे पास, यॉक। अब बर्ड के एग के अंदर यॉक क्या काम करेगा, मदर से कनेक्शन ना होने की वजह से, अम्बिलिकल कॉर्ड ना होने की वजह से बर्ड के अंदर सारा का सारा नरिशमेंट जो है बर्ड को पहले से, बर्ड के एग को पहले से कंजर्व रखना पड़ता है। और वो फैटी सब्सटेंस कौन सा है, यॉक। और वो यॉक कहां प्रेजेंट होगा, इन द यॉक सैक। ओके, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब ह्यूमंस के अंदर नरिशमेंट और वेस्ट के एक्सचेंज के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, तो एलेंटॉइस और यॉक सैक ह्यूमन के अंदर बहुत ही अंडर डेवलप्ड होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, कन्वर्ट हो जाएंगे अम्बिलिकल कॉर्ड में। प्रिसाइसली एलेंटॉइस कन्वर्ट होता है इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और यॉक हमारे पास इनिशियली आरबीसीज वगैरह बनाने का काम करता है, ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है, बाद में नॉन फंक्शनल हो जाता है। एमनियन हमारे केस में भी एक्वाटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। कॉरियन हमारे केस में भी ये प्लेसेंटा के साथ अडहेयर होगा, यहीं से कॉरियोनिक विलाई अराइज करेंगी और यहीं से हमारे पास एक्सचेंजेस चलेंगे। ओके, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है अल्टीमेटली कॉरियन रीजन के अंदर आ जाती है। मैं इन चीजों को जरा रीड आउट करना स्टार्ट करता हूं। कॉरियन आपने बर्ड में देखा था गैसियस एक्सचेंज के लिए था, यहाँ पे ह्यूमन के अंदर क्या है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन कराता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट होता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये रहा। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, कॉरियन। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्लू कलर के अंदर जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ये है मेरे पास एमनियन। एमनियन यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलर में जो रिज बनाई हुई है, ये एक्चुअल में क्या है, ये है हमारे पास एम्ब्रियो, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो, यही फीटस के अंदर डेवलप होगा। यहाँ पे ये जो मैंने बड़ा सा बनाया है दिस इज यॉक, और यहाँ पे जो मैंने लेग सी बनाई है अलग से दिस इज एलेंटॉइस। ओके, यही आगे जाके अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म कर देगा। ये इनिशियली आरबीसीज वगैरह बनाने का काम करेगा, बाद में ये भी हमारे पास नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो कॉरियन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में काम कर रहा है, ये रहा सबसे आउटर मोस्ट है जो प्लेसेंटा फॉर्म करने का काम करेगा। एमनियन एम्ब्रियो को सराउंड कर रहा है, यही काम है इसका। एलेंटॉइस ये क्या करेगा, ये एंडोडर्म की लाइनिंग का बना है, पहली चीज खास। दूसरा, ये नॉन फंक्शनल है ह्यूमंस के अंदर, थोड़ा बहुत रोल क्या रहता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। यॉक सैक ये एंडोडर्मल लाइनिंग का होता है, जैसे कि हमारे पास एलेंटॉइस का केस था वैसे ही यॉक का केस होता है। तो ये यॉक इनिशियली ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है, बाद में ये भी हमारे पास नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो ये थे मेरे पास एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। इसके बाद हमारे पास फाइनल वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम फाइनल स्टेजेस के अंदर देखेंगे कि चाइल्ड बर्थ कैसे होता है और ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारे घरों के अंदर या हम कह लें हमारी आसपास की सोसाइटी के अंदर चलता रहता है। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है तो आप भी एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरह उनसे डील कर सकते हैं। अगर आपसे कोई एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट नॉलेज लेने के लिए आता है तो ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। आडियोस। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।